गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है टैप वाटर कनेक्शंस। तो आपके गवर्नेंस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अभी एक असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है जल शक्ति मिनिस्ट्री में, जिसमें ये देखा गया है कि कंट्री के 62% जो हाउस होल्ड्स हैं, सिर्फ उन्हीं के पास फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है। तो एक्चुअली जल जीवन मिशन के लिए जो है ये रिपोर्ट को जो है वो कंडक्ट जो है निकाला गया है, ताकि देखा जाए कि कहाँ कहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन देने की ज़रूरत है। तो टैप फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का पहले तो उन्होंने डेफिनेशन क्या रखी है कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर पोर्टेबल वाटर आता हो कम से कम 55 लीटर्स ऑफ पर कैपिटा पर डे एक फैमिली में, तब उसको फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन माना जाएगा। अब इसमें 3 पैरामीटर्स का यूज़ किया गया है कि क्या ये एडिक्वेट क्वांटिटी 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे आती है, दूसरा क्या ये रेगुलर आती है, फुली रेगुलर सप्लाई है, तीसरा है आपका क्वालिटी, क्या ये पोर्टेबल है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया को मीट करते हैं तभी ये माना जाता है कि वहाँ पर फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन देखा गया है कि सिर्फ 62% रूरल हाउस होल्ड जो हैं वहाँ पर ये फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन इंडिया में देखा गया है, ठीक है। सो सबसे बेस्ट वहाँ पर जो है वो पुडुचेरी में है। लगभग 88% जो है लोगों के पास रूरल एरियाज़ में टैप वाटर कनेक्शन है। राजस्थान जो है वो सबसे वर्स्ट पर है, वो 38% का वहाँ पर स्कोर देखा गया है। अब वाटर क्वालिटी के कंटेक्स्ट में ये देखा गया कि 95% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ पीएच वैल्यू जो है वो वाटर आता है। लेकिन क्लोरीन कंटेमिनेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है। तो अब हम देखते हैं जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन के अंदर सेफ़ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर देने का जो है ये मिशन है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस सारी कंट्री में 2024 तक देने का मिशन है। 55 लीटर्स वही आपका पर पर्सन पर डे मिनिमम आना चाहिए पानी। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड डिमांड ड्रिवन जो है वो आपका प्रोग्राम है, जिसके अंदर सिर्फ पानी ही नहीं देना है बल्कि जो सोर्स होता है जो पानी का उसकी भी सस्टेनेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है। मतलब उसके लिए भी जो है वो एलिमेंट्स इस स्कीम के अंदर डाले गए हैं, जैसे कि रिचार्ज और रीयूज़ करना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का, वाटर कंजर्वेशन करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। तो सिर्फ पानी देना ही नहीं है, पानी के सोर्स को भी बचाने के लिए जो है वो आप अलग अलग तरीके से जो है वो इनिशिएटिव्स लोगे, ठीक है। तो एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर ही काम करेगा, जन आंदोलन बनाना चाहता है ये वाटर को। तो अभी तक गोवा, तेलंगाना और हरियाणा यहाँ पर 100% टैप कनेक्टिविटी सारे हाउस होल्ड्स को दी जा चुकी है। जो यूनियन टेरिटरी लाइक पुडुचेरी है, यहाँ पर भी 100% हाउस होल्ड्स को लगभग टैप वाटर कनेक्शन मिल चुका है, ठीक है। सो अब इसमें ऑफ कोर्स ये आपको लग रहा होगा कि 100% यहाँ पर तो लिखा है, ऊपर 62% कैसे है फिर कंट्री में, ठीक है। तो या 88% कैसे है पुडुचेरी में। तो एक्चुअली टैप वाटर कनेक्शन तो पहुंच चुका है, लेकिन जो डेफिनेशन है जो आपकी है ऊपर, जिसमें 3 पैरामीटर्स जो है मीट हो, जो 3 पैरामीटर्स मेंशन किए गए हैं, ये अभी कहीं पर भी मीट 100% नहीं हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लिस्टिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि अगर रीजनल रूरल बैंक्स को स्टॉक एक्सचेंज पर जो है लिस्ट होना है तो उनको क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले तो उनकी मिनिमम 300 करोड़ की जो है वो नेटवर्थ होनी चाहिए पिछले 3 साल में। उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो मिनिमम 9% होनी चाहिए पिछले 3 साल में। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम 15 करोड़ का पिछले 3 साल में, पिछले 5 सालों में, ठीक है। सो उनका कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 10% उन्होंने रिटर्न दिया होना चाहिए इक्विटी पे पिछले 5 साल में, किसी भी 3 सालों में, ठीक है। सो अब हम रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में देखते हैं। नरसिम्हम कमेटी जो थी रूरल क्रेडिट पर, उसके रिकमेंडेशन पर रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया, और उसी के लिए रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 में पास किया गया। अब ये रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं करते क्या है, ये आपके क्रेडिट गैप जो है रूरल एरियाज़ में उसको ब्रिज करने का काम करते हैं। रूरल डिपॉजिट जो है वो अर्बन एरियाज़ में यूज़ ना हो या उनका आउटफ्लो ना हो, उसके लिए ये काम करते हैं, इसीलिए ये वहाँ पर ही प्राइमरीली फंक्शन करते हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस को भी रोकते हैं, इवन आपके रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हैं।
तो आपके प्राइमरीली तो ये रूरल एरियाज़ में ही काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल ही सेटअप नहीं होंगे या वहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे। इवन अर्बन एरियाज़ में भी ये सेटअप हो सकते हैं, वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ओनरशिप देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक जो है वो 50-15 और 35 के रेशियो में इसकी ओनरशिप रखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। आपके डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आईएएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने पहले बैच ऑफ LCH प्रचंड जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको जो है वो इंडक्ट कर लिया है। तो ये इंडिजिनसली मेड हेलीकॉप्टर है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, आपने देखा होगा इसको। ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में जो कि 5,000 मीटर से ऊपर की जो है ऑल्टीट्यूड में बहुत सारे वेपन्स और फ्यूल के साथ जो है वो लोड और जो है सॉरी लैंड और टेक ऑफ हो सकता है। अब इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 5.8 टन्स है। इसमें रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल भी लगा हुआ है ताकि जो है रडार का सिग्नेचर कम दे, ताकि दुश्मन जो है का रडार इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। जो इसका कैबिन है वो आपके न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के जो कंटिजेंसीज हो सकती हैं उससे प्रोटेक्शन देता है ताकि पायलट बचा रहे। और इसमें 2 फ्रेंच ओरिजिन शक्ति और इंजन्स लगाए गए हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्कटिक आइस। आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी पब्लिश की गई है साइंस मैगजीन में जिसमें कहा गया है कि रेट ऑफ मेल्टिंग आइस जो आपके आर्कटिक में है और रेट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि बाय 2050 आर्कटिक आइस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी जो आर्कटिक की वार्म समर्स हैं। तो उससे होगा क्या कि जो डाइवर्स पॉपुलेशन है सी क्रिएचर्स की, प्लांट्स के, अदर लिविंग बींग्स की, वो खतरे में आ जाएंगी, ठीक है। जनरली होता क्या है कि जो आपका सी वाटर होता है वो अल्कलाइन होता है, उसका पीएच वैल्यू लगभग 8.1 होता है। बट अगर आपकी जैसे ये मेल्टिंग हो रही है उसकी वजह से जो है ये ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है। क्यों हो रही है इसका भी रीज़न बताया गया है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो वाटर अंडर द आइस होता है वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब वो मेल्ट हो जाता है, ऊपर की आइस मेल्ट हो जाती है, तब वो जो नीचे का पानी है वो एक्सपोज हो जाता है। जब वो एक्सपोज हो जाता है तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आने लग जाती है और उसके साथ फ्रीली मिक्स अप होने लग जाती है। फिर जो सी वाटर है वो जब इस मेल्ट वाटर के साथ जब मिक्स होने लगता है और जो है वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक से मिक्स ना होने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर ऊपर के सरफेस पे रह जाती है, ऊपर ऊपर के जो पानी का सरफेस है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है। फिर मेल्ट वाटर जो है आपका वो कार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन जो है उसको डाइल्यूट करने लगता है और सी वाटर के साथ मिक्स होके हर जगह फैलने लगता है, जिससे ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ने लगती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं युवा 2.0 प्रोग्राम। तो ये आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर का के जो है स्कीम मेंटरिंग यंग ऑथर्स युवा 2.0 यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम को दोबारा लॉन्च कर दिया गया है, तभी 2.0 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपके यंग ऑथर्स को मेंटर किया जाएगा और उन जो है लगभग 30 साल से कम के जो यंग और बडिंग ऑथर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर उनमें प्रमोट किया जाएगा। तो एक्चुअली याद होगा आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव का के लिए जो है युवा 1.0 जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें कुछ थीम्स बताए गए थे यंग राइटर्स के लिए को कि इनके ऊपर आप लिखो। अनसंग हीरोज़, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड फॉरगॉटन प्लेसेस एट्सेट्रा। और उस पे जो है फिर जो लोग जो सिलेक्ट होते हैं ऑथर्स उनकी जो है बुक्स को नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिश करता है, ठीक है। तो वो क्योंकि युवा 1.0 जो है वो सक्सेसफुल रहा था लास्ट ईयर, इसलिए युवा 2.0 भी इस बार निकाला गया है, ताकि अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कंट्री में स्ट्रीम ऑफ राइटर्स जो है वो डेवलप होंगे और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो उनको एक तरह से फैसिलिटी देगा और उनको मौका देगा कि वो उनको मेंटरशिप देगा और उनकी बुक्स को जो है वो पब्लिश भी करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मतदाता जंक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका गवर्नेंस के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।
तो इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जंक्शन जो है वो प्रोग्राम निकाला ऑल इंडिया रेडियो पर, जो कि 23 लैंग्वेजेस में जो है हर हफ्ते पब्लिश हुआ करेगा या ब्रॉडकास्ट हुआ करेगा। इसमें जितने भी वोटर इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके अवेयरनेस का डेटा होगा या जो भी प्रोग्राम होगा वो दिखाया जाएगा आपके हर फ्राइडे को होगा। ये कोई ना कोई थीम के ऊपर जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के ये प्रोग्राम बेस्ड होगा, ठीक है। एक इसमें सिटीज़न कॉर्नर भी होगा जिसमें सिटीजन्स अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं या फिर अपना कोई सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, कि कैसे वोटिंग को और अच्छा से इम्प्रूव किया जा सकता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is tap water connections. So this topic is important for your governance section. So recently, as part of the Jal Jeevan mission, an assessment report has been released by Jal Shakti Ministry, which has found that only 62% of rural households in the country were having functional tap water connections. So as per this report, the definition of a functional tap water connection means that at least 55 liters of per capita per day of potable water is given to the people throughout the year. So three parameters are mentioned here. First is there should be adequate quantity, 55 liters per capita per day. There should be full regular supply throughout the year, of course, and the quality of the water should be good. So it should be potable. Okay, only after these three parameters are fulfilled, only then we certify that a place has a functional tap water connection. So Puducherry remains at the top with 88% functionality score. Rajasthan remains at the bottom. So the survey has also pointed out that 95% of the households have within acceptable limits of pH value water coming to them, but there is chlorine contamination. This is a major problem throughout the country. So anyways, what is this Jal Jeevan mission? So of course the vision is to have safe and adequate drinking water through functional household tap connections by the year 2024, and of course 55 liters per person per day potable water has to be given by Department of Drinking Water and Sanitation, which is implementing this scheme. So it's a decentralized program. States are also involved in it. It is also community managed program. Apart from just providing water, the scheme also envisions source sustainability measures like how you will save the water, how you will save the source of that water. So if you have to recharge and reuse the grey water water also, water conservation is also a part of the scheme, and rainwater harvesting is also one of the measures implemented by this Jal Jeevan mission. So basically it's a community based approach where a Jan Andolan for water has to be created. So Goa, Telangana and Haryana, almost 100% tap water connectivity has been given to their households, and Puducherry Andaman Nicobar, Dadra and Nagar Haveli, Daman Diu, they have also provided 100% of their households with tap water connections. So the next topic is listing of regional rural banks. So this topic is important for your governance economy section. So central government has recently released draft guidelines for the listing of regional rural banks on stock exchanges. So it has said that they must be any regional rural banks which wants to list on stock exchange must have at least 300 crore as its net worth in the last 3 years. Their capital adequacy ratio must be above the regulatory minimum level of 9% in the preceding 3 years. They should have a track record of profitability, and they must have earned an operating profit of minimum 15 crore for at least 3 years of the previous 5 years. Also, they should not have any accumulated loss, and they should have been providing a return on equity of a minimum of 10% in 3 out of preceding 5 years. So what is this regional rural bank? So of course, as per the recommendations of Narsimham Committee on Rural Credit, these regional rural banks were established, and this Regional Rural Banks Act was passed by the government in 1976. The primary objectives of RRBs include that you have to bridge the credit gap in rural areas, and to ensure that the rural deposits do not outflow to urban areas. Also, as part of its mandate, it has to reduce regional imbalances and also to create rural employment generation.
So, of course, they primarily serve in rural areas, but they are not barred from serving in urban areas. So, they can also operate in urban areas too. So, they are jointly owned by the central government, a concerned state government, and the sponsor banks in 50, 15, and 35 ratio. So the next topic is Prachand, which is the light combat helicopter. This topic is important for your security section. So Indian Air Force has inducted its first batch of indigenously developed light combat helicopters, which has been named Prachand now. So it is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters and above. It has a maximum takeoff weight of 5.8 tons, and it has a radar absorbing material to have to give lower radar signature to the enemy, and its cabin offers protection from nuclear, biological, and chemical weapon contingencies. So it is powered by two French origin Shakti engines which have been manufactured by HAL. So the next topic is Arctic ice. This topic is important for your environment section. So as per a study published in the Science magazine, it has been found that there is a strong correlation between the rate of melting ice and rate of ocean acidification. So scientists have also predicted that by the year 2050, the Arctic sea ice in this region will no longer survive the warm summers of this region. So what would happen with that is that there will be life-threatening conditions for the population of sea creatures, plants, and other living organisms which are living in this region. So generally, you know that the sea water is generally alkaline. It is not acidic. It is alkaline with a pH value of about 8.1. But what happens here is that when the water under the sea ice, you know that it is deficient of carbon dioxide because it does not have any direct contact with atmosphere. But once the water, the sea ice starts melting, then the this water under the sea ice gets exposed to the atmospheric carbon dioxide, and which gets freely mixed up with it. Okay, so this sea water also gets mixed up with melt water from the nearby areas, but it cannot mix easily with deeper waters. That's why the carbon dioxide is concentrated at the top surface of this water. Okay, and this melt water starts diluting the carbonate ion concentration in the seawater, and it starts weakening the ability to neutralize the carbon dioxide into a bicarbonate, and that's why the ocean pH starts decreasing. Okay, so this is the reason why this ocean acidification is happening with the melting of ice. So the next topic is UVA 2.0, which is a topic for your governance section. So Prime Minister's scheme for mentoring young authors, UVA 2.0, has been recently launched. Actually, the scheme was there in as a UVA 1.0 last year, which was launched to train young and budding authors below the age of 30 years to promote reading, writing, and book culture in the country. And they were given certain themes on which they had to write some books, and the selected young authors were able to publish their books by the National Book Trust of India. So again, this scheme has been launched as part of the same young, upcoming, and versatile authors scheme. So the aim is to develop a stream of writers in the country who will be allowed to publish their books through the National Book Trust of India. So they will also be trained by eminent authors and mentors between 1st March 2023 to 31st August 2023. So the next topic is Matdata Junction Program. This also topic is important for your governance section. So Election Commission of India has launched this Matdata Junction on All India Radio, where this will be a program for voter awareness. It will be an year-long program. It will be broadcasted in 23 languages across the country, and all aspects of voter ecosystem will be broadcasted on every Friday on this All India Radio network. So for each week, a particular theme will be selected on the electoral process, and apart from that, a citizens corner would be there also, where any citizen can ask a query from the election commission, and they can also suggest some measures related to the aspects of voting. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.